Welcome students, I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, Ajmer. आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर देख रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस को 3 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर्स हम देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन, मीन्स व्हाट इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, एंड कॉस्ट कंसेप्ट्स लाइक कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिट एक्सेट्रा, एंड क्लासिफिकेशन, मेथड्स एंड टेक्निक्स। मेथड्स मीन्स हम जो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो हम जैसे अब आगे चैप्टर देखेंगे। यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में दे रखा है यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। ये सब मेथड्स हैं। एंड टेक्निक्स, टेक्निक्स मीन्स कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्सेट्रा। उसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कॉस्टिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करेंगे, एंड कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। इसी में आगे है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट इशू करती है। उसके बाद दे रखा है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट हमारा बनता है, विदाउट मटेरियल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर प्रोडक्ट में मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसकी अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, उसमें हम देखेंगे मटेरियल कंट्रोल। क्योंकि यदि प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी, यानी मटेरियल की कॉस्ट यदि ज़्यादा हुई तो श्योर है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और बिजनेसमैन का जो दूसरा कंपटीटर है वो सस्ते में सेल कर सकता है। इससे प्रोड्यूसर को लॉस हो सकता है या उसको प्रॉफिट कम हो सकता है। इसलिए मटेरियल का कंट्रोल इतना आवश्यक है, क्योंकि यदि मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। इसलिए मटेरियल कंट्रोल, कंसेप्ट एंड टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स मटेरियल कंट्रोल में यूज़ की जाती है वो हम आगे देखेंगे। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, जो मटेरियल हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन के दौरान इशू करते हैं उसके लिए कौन कौन सी प्राइसिंग यूज करते हैं, जैसे लीफो, फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, वो हम जब चैप्टर देखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। एंड ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सब। उसके बाद हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर लेबर। जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए कौन मैन्युफैक्चर करेगा प्रोडक्ट को, लेबर। लेबर ही कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करता है, तो उसकी कॉस्ट को भी हमको कंट्रोल करना पड़ता है। लेबर कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, लेबर टर्नओवर, आइडल टाइम, ओवर टाइम, ये हम देखेंगे चैप्टर के साथ। क्योंकि लेबर की कॉस्ट कम होगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी, इसलिए। और लेबर टर्नओवर मीन्स होता है लेबर कंपनी में नौकरी छोड़ते रहते हैं और नए लेबर आते रहते हैं। तो यदि हर बार लेबर छोड़ता रहेगा, इसका मतलब स्किल्ड लेबर, जिसको प्रोडक्शन करना आता है, जो स्किल्ड है, कार्य कुशल है, वो छोड़ जाएगा और उसकी जगह नया लेबर आता है। तो नए लेबर को काम यानी प्रोडक्शन करना, उसकी क्वालिटी उतनी नहीं होती, उसको प्रोडक्शन करना इतना नहीं आता है। तो ऐसे बार बार यदि लेबर का टर्नओवर होता रहेगा तो कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि नया लेबर आएगा वो अनस्किल्ड होगा और उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी डाउन हो सकती है। आइडल टाइम मीन्स जब लेबर बैठा रहता है उस समय उसको वेजेस तो देनी पड़ती है, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं करता,
उसको हम बोलते हैं आइडल टाइम। आगे दे रखा है ओवर टाइम, यानी उसकी ड्यूटी का जो टाइम है उसके एक्स्ट्रा जो काम करता है उसको ओवर टाइम कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 उसमें ओवर टाइम की वेजेज रेट डबल देनी पड़ती है उसको, यानी उसको जितनी नॉर्मल वेजेज रेट है उससे डबल वेजेज रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, टाइम एंड पीस रेट्स, इंसेंटिव स्कीम्स। जब हम चैप्टर देखेंगे तो वेज पेमेंट का क्या मेथड होगा, यानी उसको समय के अनुसार भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हर महीने उसकी वेजेस फिक्स कर दें कि हर महीने इतनी आपको वेजेस मजदूरी दी जाएगी। दूसरा होता है प्रोडक्शन के बेस पर, हर पीस का भी फिक्स कर दिया कि इतना प्रोडक्शन करोगे तो इतनी मजदूरी मिलेगी आपको। तो ये पीस रेट के आधार पर भी उसको मजदूरी दी जा सकती है। तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा क्योंकि उसको ज़्यादा वेजेस के लालच में वह प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। इंसेंटिव स्कीम, जो अच्छा काम करेगा उसको इंसेंटिव दी जाएगी, उसकी वेजेस की रेट भी ज़्यादा रेट से उसको पेमेंट किया जाएगा। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में दे रखा अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। उसके बाद दे रखा कॉस्ट एसर्टेनमेंट, यानी कॉस्ट को कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो अपन ने अभी आपको मैंने ऊपर मेथड्स बताया था उसमें यूनिट कॉस्टिंग, जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो हर प्रोडक्ट का अलग नेचर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट करते हैं जो फैक्ट्री के अंदर बनता है तो उसका नेचर डिफरेंट होगा। और यदि हम ओवर ब्रिज की बात करें या बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर ये फैक्ट्री के अंदर नहीं बन सकते, बल्कि फैक्ट्री की मशीन्स को बिल्डिंग बनाने के लिए वहाँ लाना पड़ता है, फ्लाईओवर बनाने के लिए मशीन को वहाँ लाना पड़ता है। इसका मतलब हर प्रोडक्ट की डिफरेंट नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये मेथड्स यूज करेंगे। तो यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं जिनकी हम काउंट कर सकते हैं, जिस प्रोडक्ट को काउंट कर सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग मेथड छोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं जो 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। बैच कॉस्टिंग, जिनका प्रोडक्शन बैच में होता है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, तो मेडिसिन बैच में प्रोडक्ट होती है इसलिए वहाँ यूज करते हैं बैच कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके, जो कॉन्ट्रैक्ट लंबे होते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम प्रॉफिट ज्ञात करते हैं एवरी ईयर 31 मार्च को, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं 5 या 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में दे रखा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वह यूज करता है जो सेवाएं प्रदान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बस ट्रांसपोर्ट, ट्रक वाला ट्रांसपोर्ट, रेलवे, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल्स, होटल, ये सब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोसेस कॉस्टिंग। जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस में गुजरना पड़ता है, यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक प्रोसेस से कंप्लीट नहीं होते, उन्हें अनेक प्रोसेस से कंप्लीट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा, तो पहले कॉटन से हम क्या बनाते हैं, धागा, यान बनाते हैं, तो ये प्रोसेस फर्स्ट हो गई। फिर धागे से बनेगा कपड़ा यानी क्लॉथ, यान से बनेगा क्लॉथ, तो प्रोसेस सेकंड हो गई। फिर उस क्लॉथ से फिनिश प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हम कंपनी फिनिशिंग करके और फिर उसको सेलेबल प्रोडक्ट तैयार करती है, वो प्रोसेस हो गया थर्ड। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोसेस, एक प्रोसेस नहीं बल्कि कई प्रोसेस से गुजरते हुए कंप्लीट होते हैं, वहाँ यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। एंड द लास्ट इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम। यानी जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, 8 बुक्स बनाते हैं, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए अलग से बुक्स बनाते हैं। तो इंटीग्रल का मतलब उन्हीं बुक्स, एक ही बुक्स दोनों में काम ले रहे हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी और कॉस्ट अकाउंट, तो इंटीग्रल बोलेंगे उसको। और नॉन इंटीग्रल
कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग बनाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अलग बनाएंगे, तो नॉन इंटीग्रल सिस्टम होगा। और दे रखा रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो रिकॉन्सिलेशन, यदि हम अलग अलग बुक्स बनाएंगे, कॉस्ट रिकॉर्डिंग की अलग बुक्स बनाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग बुक्स बनाएंगे, तो दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट आएगा। तो क्यों आ रहा है, उसके रीज़न होंगे, डिफरेंट प्रॉफिट क्यों आ रहा है, तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा रिकॉन्सिलेशन। ये था हमारा सिलेबस, जिसको 3 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड। हमारे सिलेबस में फर्स्ट पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम देखते हैं आज व्हाट इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप 11th से अकाउंटिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने 11th में एंड 12th में अकाउंटिंग पढ़ी, अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए, तो जो आपने 11th और 12th में पढ़ी उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आप पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसा ही होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ऐसे और भी ब्रांचेज है अकाउंटिंग की। तो पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने अभी आपको बताया, जो आपने 11th और सीनियर में क्लास में पढ़कर आए हैं, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आपने पढ़ा, सबसे पहले हम एंट्रीज़ करते हैं, उसके बाद उन एंट्रीज़ की पोस्टिंग करते हैं, खतौनी करते हैं ना, तो पोस्टिंग करते हैं। उस पोस्टिंग जो अकाउंट्स में हमने पोस्टिंग की, फिर एवरी अकाउंट्स का बैलेंस सीडी निकालते हैं और इस बैलेंस सीडी को हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, एंट्रीज, पोस्टिंग, बैलेंस सीडी, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसमें आपने 8 बुक्स पढ़ी थी, कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल प्रॉपर, बीआर बुक, बीपी बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। तो ये सब 8 बुक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं। और हमारे सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वह यूज करेगा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी प्रोडक्शन करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग केवल वही यूज करेगा जो प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैन्युफैक्चर तो बनाता ही है, जो ट्रेडिंग करता है वह भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग केवल वही यूज करेगा, वही बनाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसके पास मशीन्स होगी, रॉ मटेरियल होगा, उससे प्रोडक्शन करेंगे, तो वह है कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग अपनाता है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफाइन कर रखी है इसको एज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं, वहाँ से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। उसका पर्पज़ होता है फॉर द टेकिंग डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स जो डिसीजन लेते हैं, इसलिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। इसमें जो चैप्टर्स होते हैं, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इससे रेशियो एनालिसिस से डिफरेंट रेशियो से एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो इस प्रोसेस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये सब मैनेजमेंट टीम का द्वारा यूज किया जाता है, जिससे बेटर डिसीजन ले सके और बिजनेस को कंट्रोल कर सके। एंड नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट अकाउंट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वह गवर्नमेंट अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। इसका मेन जो पर्पज़ है वह है गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। इनका थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। यूज़ तो ये डबल एंट्री सिस्टम ही करते हैं, लेकिन इनके इसमें हेड्स, सब हेड्स
के थ्रू अकाउंटिंग की जाती है और गवर्नमेंट रेगुलेशन लागू होते हैं। तो हमारे सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो हम आगे से अब केवल कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे। कुछ टर्म्स है जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज करेंगे। फर्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? लागत, यानी जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उस एक्सपेंडिचर को ही बोलते हैं कॉस्ट। और नेक्स्ट है कॉस्टिंग, यानी लागत ज्ञात करना, यानी कॉस्ट कैलकुलेट करना। टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, लागत ज्ञात करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉस्टिंग। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी लागत का लेखा करना। कॉस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने कॉस्ट के लिए जो एक्सपेंडिचर किया उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके लिए रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट की अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट कंट्रोल। मैंने आपको बताया यदि कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो कोई परचेज़ नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा कंपटीटर उसको कम रेट में सेल करेगा, तो कस्टमर्स नहीं आएंगे और बिजनेसमैन को लॉस होगा या कम प्रॉफिट होगा। इसलिए कॉस्ट कंट्रोल कंपलसरी है। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम मटेरियल को कंट्रोल करेंगे, मटेरियल कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, और जितने भी एक्सपेंडिचर उनको कंट्रोल करेंगे। तो जब सारे एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो जाएंगे तो श्योर है कि टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी टोटल कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। एंड नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब जो आपने कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बना रखे हैं उनकी जांच करना कि वे शुद्ध है या नहीं है, इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। अब पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, अब अमेंडमेंट होके कंपनीज एक्ट 2013 लागू हो गया। उसमें जो सेक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑडिट की जाएगी। थैंक्स।